जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब है 1984। 1984 नामक पुस्तक में इस तथ्य की ओर ध्यान खींचा गया है कि जो आने वाला समय है उसमें मनुष्य के दिमागों में मानवीय गुणों और स्वतंत्र चेतना का तेजी से ह्रास होगा। और जो आदमी का दिमाग है वो स्वतंत्रता का मूल्य समझे बिना वो लगातार ऐसी चीजों में उलझा रहेगा जिसे हम लोग दिमागी गुलामी कहते हैं। ये 1984 जो जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक है, इस पुस्तक ने इस पक्ष को बहुत तेजी से सारी दुनिया के सामने हाईलाइट किया। और उसी पुस्तक में एक और पहलू है जो कि हाईलाइट किया, वो यह कि नए दौर में साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग एक सबसे बड़ा फिनोमिना होगा। सवाल यह है कि ये साइकोलॉजिकल जो इंजीनियरिंग, जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम से हमारे बीच में आई, इस सोशल इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया? इस साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया? मैंने जहां पिछली बातचीत में अपनी बात रोकी थी कि दिमागी गुलामी का सबसे पहला कदम यह है कि वह अपने प्रचार के जरिए आम नागरिक के दिमाग की विवेक की खिड़कियां एक तरह से ध्वस्त कर देता है। और विवेक की खिड़कियां ध्वस्त करते समय वो जिस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, जो कि उसका दूसरा चरण है, वह है हर चीज इतनी बार रिपीट की जाती है, इतनी बार रिपीट की जाती है, जेहन में हर हालत में उतार दी जाती है। आने वाली चीजें आपके दिमाग की खिड़कियों को खुलने नहीं देती, उन्हें एक सिरे से ध्वस्त कर देती हैं। यह माना गया कि अगर आप इस समाज पर नियंत्रण करना चाहते हैं, इस समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके शरीर पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग पर नियंत्रण करो। और दिमागी नियंत्रण के पहलू को केंद्र में रखा गया और यह माना गया जब आप दिमाग को नियंत्रित कर लेंगे जिसके को, उसके शरीर को भी नियंत्रित कर लेंगे। मुझे याद आ रहा है कि जब आधार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो केंद्र सरकार की तरफ से आधार के पक्ष में जो तर्क उस समय अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दिया, उन्होंने कहा था कि निजता जैसी कोई चीज नहीं होती, सरकार का नागरिकों के शरीर पर भी अधिकार है, इसलिए निजता के आधार पर आधार को अनिवार्य किए जाने के प्रश्न पर आप आपत्ति मत कीजिए और इस आपत्ति को सुनिए मत। पहली बार यह चीज जेहन में आई कि एक सोशल इंजीनियरिंग करके, एक साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग करके, एक साइकोलॉजिकल एक पूरा का पूरा मॉडल डेवलप करके जब आपने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया तो आप फिर इस अगले कदम पर दाखिल हुए कि यह सिर्फ दिमाग ही हमारे कब्जे में नहीं है, बल्कि मनुष्य का शरीर भी हमारे कब्जे में, शरीर भी सरकार इसकी मालिक है। सोशल इंजीनियरिंग का जो तरीका विकसित किया गया वो धीरे 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 चलता चला गया। अब थोड़ा सा ठंडे दूसरे एरिया को, इसके को खोलें। दिमागी गुलामी है, ये दिमागी गुलामी आखिर करती क्या है? दिमागी गुलामी पहला काम यह करती है कि वह सचेत मस्तिष्क को नष्ट कर देती है।
हम में से जितने लोग हैं उस सब में यह बीमारी आ चुकी है कि अब हमारा सचेत दिमाग काम नहीं करता। उसकी जगह एक ऐसा दिमाग ले लेता है जो कि हमेशा किसी ना किसी की सलाह पर चलता है। सचेत दिमाग वह है जो कि स्वयं निर्णय ले, वो आत्मनिर्भर दिमाग होता है। सलाह के लिए हमेशा प्रस्तुत दिमाग नहीं होता वो। अब हम इंतजार करते रहते हैं गवर्नमेंट क्या करेगी, हम इंतजार करते रहते हैं फला क्या करेगा। नहीं, अगर कहीं कोई चीज गलत घट रही है तो आप अपना इनिशिएटिव लीजिए, आप अपने विवेक से फैसला लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन आप अपना फैसला नहीं लेते। आप इंतजार करते हैं कि सरकार क्या करती है। सरकार तो यही चाहती है कि आप वही करें जो वह बताए, क्योंकि आपने अपना दिमाग वहां गिरवी रखा हुआ है, आप उसके गुलाम हैं। और ये एक सरकार की बात नहीं है, सभी सरकारें ये चाहती हैं कि आप दिमाग, वो चाहे बंगाल में सरकार हो, चाहे वो केरल में सरकार हो, चाहे वो यहां सरकार हो, और इसकी एक ही चिंता है इस सरकारों की कि जो रिएक्शनरी मिडिल क्लास जो 15-20 करोड़ की तादाद में इस देश में पैदा हुआ है, इस रिएक्शनरी मिडिल क्लास की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया जाए और इसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए। मैं 2 उदाहरण दूंगा इसके, क्लासिक उदाहरण है ये। पहले मैं उदाहरण देना चाहता हूं केरल से ही। केरल की विजयन की सरकार ने एक सही निर्णय लिया था कि उन्होंने सबरी के प्रवेश की मांग की और इसके लिए किया और कोर्ट में उनके पक्ष में जजमेंट दिया। लेकिन इससे जो रिएक्शनरी मिडिल क्लास है वो नाराज हो गया। जब चुनाव आया, लेफ्ट फ्रंट क्यों हार गया? ये लेफ्ट फ्रंट सारे काम करने के बावजूद क्यों हार गया? क्योंकि रिएक्शनरी मिडिल क्लास उसके साथ नहीं गया। अब लेफ्ट फ्रंट ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। विजयन की सरकार ने सबरीमाला के जजमेंट को नीचे ला, अब रिव्यू की पिटीशन जो कि अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, सुनवाई नहीं। किसे वोट चाहिए? रिएक्शनरी मिडिल क्लास का, जिससे अभी स्थिति है कि दिमागी गुलामी का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जो वर्ग उपभोग कर रहा है, जो सबसे ज्यादा है, वह वे सबसे जागरूक क्लास है सो कॉल्ड। और ये जो सो कॉल्ड जागरूक क्लास है, इस सो कॉल्ड जागरूक क्लास की ब्यूटी क्या है? अब आप सोचिए, लेफ्ट फ्रंट इलेक्शन हार जाता है केरल में, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस और डीएम के इलेक्शन में मैक्सिमम में। कभी सोचा हमने क्यों जीत गए वो लोग? आप याद कीजिए, वहां के मध्य वर्ग का, वहां के लोअर मिडिल क्लास का और निचले तबकों का एक सबसे पॉपुलर रिएक्शनरी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है जली कट्टी। उस जली कट्टी के आयोजन को बंद करने का आदेश दिया और उस आदेश के लागू कराने के लिए अन्ना डीएमके आगे थी। लेकिन ये लोग, ये जली कट्टी होना चाहिए, इसके पक्ष में थे। कांग्रेस भी थी और डीएमके भी थी। जाहिर है, जब पार्लियामेंट, तो जो पार्टी रिएक्शनरी वोट पर सीपीएम नहीं जीत पाई, लेकिन तमिलनाडु में वो कई सीट जीत गई। यह कि
दिमागी गुलामी का वर्गीय आधार है। मिडिल क्लास के लोग वे सबसे ज्यादा के रूपों का उपभोग करने बड़े कंज्यूमर हैं उसके। थाली बजाने वाले किसानों को खेतों में थाली बजाते हुए नहीं देखा होगा आपने। क्या किसान धन्यवाद देना नहीं जानता? दीपक कौन जलाएगा? यही रिएक्शनरी। सवाल यह है कि अगर सत्ता में रहना है तो इस रिएक्शनरी मिडिल क्लास को रिटेन करने के लिए आपके पास में जादू टोटके होने चाहिए। और यही जादू टोटके के तौर पर हमारे पीएम इवेंट बनाते। अगला इवेंट जो बना है वो 5 तारीख का, वो उसी कड़ी का हिस्सा है। एक अन्य पहलू है इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है ये। आप पीएम की स्पीच का जो टेक्स्ट है उसे मत देखिए थोड़ी देर के लिए प्लीज, आप मेरी बात मानिए। रिएक्शनरी माइंडसेट और दिमागी गुलामी, इन दोनों के लिए एक चीज कॉमन है। एक फ्रेज है जिसका कि वे पिछले 6.5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। 6.5 साल तो पक्के हो गए उनको। भारत की शक्ति क्या है? 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति पावर। कोई भी चीज करोड़ भारतीय जनता ने 130 करोड़ लोगों की, और इस फ्रेज का उन्होंने पूरे 6 साल तक इस्तेमाल किया, वो आज भी इस्तेमाल किया उन्होंने। मुझे 130 करोड़ लोगों की शक्ति पर विश्वास है। किसी भी देश में जब दिमागी गुलामी के उपकरण लागू किए गए, प्रचार कैंपेन लागू किया गया, तो उसमें किसी न किसी किस्म की पावर या शक्ति को शामिल किया गया। यहां जो 130 करोड़ की शक्ति है वो शक्ति नहीं है, वो जनता की शक्ति नहीं है, जनशक्ति नहीं है वो, बल्कि इसकी आड़ में काम कर रही सत्ता की शक्ति है, पावर है। तो दिमागी नियंत्रण के लिए कौन सी चीज जरूरी है? पावर का साथ रहना बहुत जरूरी है। बिना पावर के साथ किए आप दिमागी नियंत्रण नहीं कर सकते, लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर सकते। पिछली बार जो रेफरेंस पॉइंट था वो नवरात्रि था, इस बार महाशक्ति है। आखिर ये दिमागी गुलामी के साथ शक्ति का कॉन्सेप्ट आया कहां से? आप याद कीजिए स्टार वार फिल्म। स्टार वार सारी दुनिया में पहली फिल्म है जिसने कि दिमागी नियंत्रण के लिए पावर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया सारी दुनिया में। ये 130 करोड़ की शक्ति उस स्टार वार में जो पावर का कॉन्सेप्ट है उसका भारतीय संस्करण है, और ये पूरा का पूरा डिटो इस्तेमाल किया गया है। अब आप मुझे बताइए, शक्ति क्या अपने आप में कोई ताकतवर चीज है क्या? कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली होता है। कंप्यूटर वही बोलेगा जो तुमने प्रोग्राम फीड किया उसमें। कंप्यूटर अपने आप में शक्तिशाली नहीं होता, कंप्यूटर अपने आप में एक खोखली चीज है। 130 करोड़ की जनता वही बोलेगी जो तुमने फीड किया है। अगर तुमने रिएक्शनरी आइडियोलॉजी फीड की है तो 130 करोड़ की जनता रिएक्शनरी आइडियोलॉजी बोलेगी।
तुमने अगर प्रगतिशील विचारधारा फीड किया तो प्रगतिशील विचारधारा बोलेगी। जिस तरह कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फीड किया जाता है, कंप्यूटर वैसे ही काम करता है। कंप्यूटर अपने आप में, उसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। वो प्लास्टिक का एक खिलौना भर है, प्रोग्राम के बिना वो अधमरा है। हमने लगातार कैंपेन करके दो चीजें विकसित की हैं। एक तो प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली हैं, और दूसरी चीज विकसित किया कि प्रधानमंत्री से डरना चाहिए। जो डरा नहीं वो फिर खैर नहीं है उसकी। और ये दोनों के दोनों चीजें अब थोड़ा सा ये जो टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, इसमें जो कैंपेन चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, मैं उसे उस रूप में नहीं देखता। जैसे हम लोग गोदी मीडिया करते रहते हैं, मैं उस रूप में उसे नहीं देखता। मैं उस रूप में लेता भी नहीं हूं उसे। मैं इतना सरलीकरण करके मैं चीजें समझाने के पक्ष में नहीं हूं, मैं बात करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि लोग गंभीरता से सोचें। आप जब टीवी देखते हैं तो किस अवस्था में होते हैं? टीवी जब देख रहे होते हैं तो आप रिलैक्स मूड में होते हैं, आप सचेत मूड में नहीं होते। और जब आप रिलैक्स मूड में होते हैं तो टीवी आपके अंदर लगातार कौन सी चीज करता है? आप टीवी चल रहा है लेकिन आप सुन रहे हैं, देख, किसी चैनल को देख रहे हैं, कभी किसी चैनल को देख रहे हैं। मान लो आप रवीश का ही प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि मेरे जो फेसबुक पर जो दोस्त हैं उनमें रवीश के दीवाने ज्यादा हैं। निश्चित तौर पर रवीश बहुत अच्छा प्रोग्राम देता है। रवीश के प्रोग्राम में प्रगतिशील दृष्टिकोण होता है, बहुत अच्छे दृष्टिकोण से चीजें, फैक्चुअली सही चीजें पेश की जाती हैं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? कंटेंट, टेलीविजन में कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपनी कई किताबों में लिख चुका हूं इस बात को। हम लोगों ने किया यह है कि जब हम टेलीविजन पर बात करते हैं तो उसकी अंतर्वस्तु की समीक्षा करते हैं और अंतर्वस्तु की समीक्षा लिखते हैं। टेलीविजन में कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसका फ्लो और स्ट्रक्चर। अगर रेमंड विलियम्स की बात माने तो टेलीविजन पर विचार करते समय उसके फ्लो और स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो किस स्ट्रक्चर में चीजें आती हैं। जब आप टेलीविजन देखते हैं तो आप एकदम रिलैक्स मूड में होते हैं, तो आपका सचेत मन सस्पेंड रहता है। फिर आपके अंतर मन में टेलीविजन धीरे 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 वो प्रवेश करता रहता है। टेलीविजन के विजुअल्स, टेलीविजन की साउंड्स, और जो ही कोई चीज स्थिर होने को होती है और आप सोचने के लिए होते हैं, अचानक ब्रेक होता है विज्ञापन के लिए। और ये विज्ञापन का जो ब्रेक है वो फिर आपको फिर सोचने नहीं देता, वो आपको फिर डाइवर्ट कर देता है। आप बताइए, रवीश कुमार के प्रोग्राम में विज्ञापन का ब्रेक होता है कि नहीं होता है? अगर विज्ञापन का ब्रेक होगा तो आप रवीश कुमार चाहे जितना अच्छा प्रोग्राम तैयार करें, वह अल्टीमेटली दिमागी नियंत्रण का ही काम करेगा, वो दिमाग को खोलने का काम नहीं करेगा। क्योंकि विज्ञापन उसके टेलीविजन के फ्लो को स्थिर होकर देखने नहीं देता, सुनने नहीं देता, समझने नहीं देता, बात नहीं करने देता। टेलीविजन के सामने जब आप बैठते हैं, आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग उस समय कैसा है? एक दिन मेरे कहने से सोच के देखिए प्लीज। टेलीविजन के सामने जिस समय ऑन करके आप बैठते हैं, आपका दिमाग एकदम ब्लैंक होता है, खाली होता है। और यह खाली होना ही अपने आप में खतरे घंटी है, क्योंकि वहां से जो चीजें प्रसारित होंगी, XYZ जो भी चैनल देखें आप, वहां से जो चीजें प्रसारित होंगी वो आपके सीधे अंतर मन में जाएंगी। और जो लोग
टेलीविजन देख रहे हैं वो तो सिर्फ रवीश को नहीं देख रहे, वो और भी चैनल देख रहे हैं, और वे चैनल देखते समय वे और दूसरी चीजें भी ग्रहण कर रहे हैं। वे सिर्फ चैनल ही नहीं देख रहे होते, वे अखबार भी पढ़ रहे होते हैं, वे रेडियो भी सुन रहे होते हैं, वे साइबर में जाके बहुत सारी वेबसाइट पर भी वीडियो देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं। तो जब आप अचेत मन से विजुअल्स देखते हैं तो वे विजुअल्स आपके अंदर, आपके अंतर मन की जो आपकी लाइब्रेरी है उसमें जाके समाहित होते हैं। सवाल यह है कि टेलीविजन आपके अंतर्मन में जाता है कि नहीं जाता है। जाता है तो वहां जो लाइब्रेरी में माल तैयार होता है, वहां जो आपके यहां चीजें जमा होती हैं, वे क्या क्रिएट करती हैं? टेलीविजन से देखी हुई चीजें वो तत्काल असर नहीं करती, आपके अंतर्मन में जाती हैं, वो पड़ी रहती हैं और धीरे धीरे काम करती हैं, वो टाइम लेती हैं। सारी दुनिया का एक्सपीरियंस है ये। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप समझें विज्ञापन और टेलीविजन के डायरेक्ट फ्लो को। सोवियत संघ से बेहतर नियंत्रित कहीं का समाज नहीं था। सोवियत संघ में कहीं पर भी कोई भी किसी किस्म के कंज्यूमरिज्म के विज्ञापन नहीं आते थे। गोर्बाचोव ने जब पहली बार पेरेस्ट्रोइका लागू किया तो उसका सारे अमेरिकी नेटवर्क का और प्रशासन का सिर्फ एक ही मांग थी गोर्बाचोव से कि आप वहां के चैनल पर सिर्फ डायरेक्ट विदेशी प्रसारण और विज्ञापनों का फ्लो शुरू कर दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। सोवियत संघ में पूरी कम्युनिस्ट पार्टी, यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ताकत में थी, वहां कोई विपक्ष नहीं था। रेड आर्मी थी जिसने हिटलर को परास्त किया था, वहां कोई रेड आर्मी को चुनौती देने वाला नहीं था। लेकिन टेलीविजन के डायरेक्ट फ्लो ने और विज्ञापन के फ्लो ने पूरे समूचे के समूचे सोवियत संघ को धराशायी कर दिया। टेलीविजन का फ्लो जब आपके ऊपर एकदम बम्बार्टमेंट करता है तो वह आपके दिमाग को फिर एक तरह से सीधे सीधे अपहृत कर लेता है और आपकी जो अंतर्मन की जो लाइब्रेरी है उसमें सारी वे चीजें भर देता है जिसे कि वो दे रहा होता है। हमने कभी सोचा कि सोवियत संघ पर विदेशी विज्ञापनों के और विदेशी प्रसारण के डायरेक्ट इंपैक्ट से क्या असर पड़े? मैंने उस समय भी लिखा था। एक जमाने में, मैं सिर्फ जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं, मैं एक जमाने में ईपीडब्ल्यू ने स्पेशल इशू निकाला था सोवियत संघ के पतन पर। उस स्पेशल इशू में केजीबी के चीफ का भी एक लेख था। और केजीबी के चीफ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, क्योंकि रशियंस जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की विचारधारा को लेकर बहुत ही गंभीर लोग हैं, उन्होंने बड़े गंभीर काम किए हैं। केजीबी के चीफ ने जो आर्टिकल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा था उसमें उसने इस बात को रेखांकित किया था कि सोवियत संघ के पतन में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो किसकी रही है? टेलीविजन और डायरेक्ट विज्ञापन के फ्लो की। जो डायरेक्ट न्यूज का फ्लो विदेशों से आया सोवियत संघ में, उसने सोवियत संघ के ढांचे को तोड़ने में केंद्रीय आइडियोलॉजिकल भूमिका अदा की। कहने का मतलब यह कि आप तो टेलीविजन को एक कैजुअल तरीके से विश्लेषित न करें, उसको कैरिकेचर न करें। ये गोदी मीडिया करके हमने कैरिकेचर किया, इससे मोदी को मदद मिलती है। इससे मीडिया कमजोर नहीं होता। मीडिया कमजोर तब होता है जब मीडिया पर आप डिस्कोर्स तैयार करें, विमर्श तैयार करें कि कैसे यह दिमागी नियंत्रण का काम करता है। कैसे दिमागी नियंत्रण का काम करता है और कैसे दिमाग में ये सीधे जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं खाली। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में जब देश में दंगे हुए, इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार करते हुए राजीव गांधी का जो फोटो टेलीविजन से 30 मिनट तक दिखाया गया, जिसमें कैमरे का एंगल
इस बात पर टिका हुआ था कि राजीव गांधी के कंधे पर जनेऊ है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। रंगनाथ मिश्रा की कमीशन की रिपोर्ट जो कि धूल खा रही है, पार्लियामेंट में पेश नहीं की गई। रंगनाथ कमीशन ने बाकायदा इस बात को रेखांकित किया कि टेलीविजन का कैमरा अगर कंधे पर ना होता और उन लोगों पर केंद्रित न होता जो खून का बदला खून से लेंगे का नारा लगा रहे थे, तो सिखों का नरसंहार नहीं होता। आध घंटे तक उन लोगों के ऊपर कैमरा केंद्रित रहा और 1.5 घंटे तक उन लोगों पर केंद्रित रहा जो लोग तीन मूर्ति भवन में खड़े हुए, बाहर खड़े हुए, खून का बदला खून से लेंगे का नारा लगा रहे थे। और उसका असर देखा आपने। सारे देश में पूरे सामूहिक तौर पर सिखों के खिलाफ। संयोग से मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, छात्र संघ का। मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा और मैंने वो थ्रेट अपनी सामने और अपने जीवन में सही है। क्या खबर थी? एक ही खबर थी सारी देश में, जिसको पीटना है कह दो, मिठाई बांट रहा था। जब टेलीविजन का फ्लो आपके दिमाग में जाता है तो वह आपके अंदर, आपके सीधे अंतर्मन में जाता है और अंतर्मन में जाके वह क्या करेगा यह आपको नहीं मालूम। पूछा गया, डीडी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल को बुला के पूछा रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने, क्या बताइए, क्या आपने टेलीविजन का कैमरा जब खून से बदला खून से लेंगे ये नारे लग रहे थे और उस पर कैमरा केंद्रित हो गया था, तो आपने उस कैमरे को तत्काल हटाया क्यों नहीं? तो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के पास में कोई जवाब नहीं था इसका। और यह चीज रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में है। वो तो सेक्युलर सरकार थी, एक ही चैनल था, सेक्युलर चैनल था, प्रोपेगेंडा नहीं होता था। टीवी को लेकर हम लोग एक मीडियम के तौर पर देखें, उसकी एक टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी की एक विचारधारा होती है। हमने इतना सस्ता बना दिया हर चीज को, हर डिस्कोर्स को, टेलीविजन से लेकर अखबार से लेकर तमाम चीजों तक इतना सस्ता बना दिया और इतना हल्का बना दिया कि आप इससे अपने शत्रु को पहचान भी नहीं सकते, पछाड़ना तो बहुत दूर की बात है। आइडियोलॉजिकली टेलीविजन देखा जाना चाहिए। टेलीविजन की टेक्नोलॉजी की एक विचारधारा होती है, वो विचारधारा बीबीसी में भी है। ऐसा नहीं कि बीबीसी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन नहीं कर फैलाता, ऐसा नहीं कि सीएनएन मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलाता, ऐसा नहीं गार्जियन अखबार डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब माध्यमों पर बात की जाए तो उनके वैचारिक चरित्र और उनकी खासतौर पर दिमाग को नियंत्रित करने की भूमिका को खासतौर पर देखा जाना चाहिए। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जिसमें कि हम एक खास डायरेक्शन में ही सोचते हैं। हम यह सोचते ही नहीं है कि दिमागों का नियंत्रण करने की कला माध्यमों के जरिए कैसे विकसित की गई है। हम यह सोचते ही नहीं है। एक और विचारणीय चीज है जिस पर कि ध्यान दें हम लोग। जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो आप देखते समय क्या आप फील कर रहे हैं? आप एक चीज जानिए, जिस समय आपके सामने टीवी खुला है, चाहे वो जो चैनल खुला हो, चाहे बीबीसी खुला हो, सीएनएन खुला हो, रवीश का चैनल खुला हो या और कोई चैनल खुला हो, आप जब टीवी देखते हैं तो टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट कोलैप्स कर जाता है। एक दर्शक के नाते आपको टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं रहता, आपका दिमाग ब्लैंक होता है। आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं, जस्ट लेजर पीरियड, टाइम पास। किसी भी मीडियम के आस्वाद करते समय अगर आपका टाइम का कॉन्सेप्ट अगर कोलैप्स कर जाए, स्पेस का कॉन्सेप्ट कोलैप्स कर जाए, तो आप तय मान लीजिए कि आप दिमागी नियंत्रण के दायरे में हैं। मुझे एक चीज याद आ रही है, बहुत पुरानी बात है लेकिन वो बतानी जरूरी है।
एक पत्रिका निकलती थी, आर्ट्स एंड आइडियाज। उसके संपादक थे जीपी देशपांडे, जो बहुत बड़े थिएटर के, मराठी थिएटर के बहुत बड़े लेखक थे, आलोचक थे, चाइना विशेषज्ञ थे, जेएनयू के प्रोफेसर थे। वो एक किस्सा बताते थे। मनमोहन देसाई से एक बार एक पत्रकार ने पूछा, जिस समय अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के तौर पर एक टॉप हीरो के तौर पर इमर्ज किए थे, मनमोहन देसाई से एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी फिल्मों के चलने का और इतना हिट होने का रहस्य क्या है। तो मनमोहन देसाई ने जो ये बात कही, मनमोहन देसाई ने बहुत शानदार बात कही। उसने कहा कि मैं जब फिल्म बनाता हूं अमिताभ बच्चन को लेकर, तो मेरी एक ही कोशिश होती है कि 3 घंटे तक दर्शक जब हॉल में होता है तो वो कुछ सोचे नहीं। और यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन की जब फिल्म चलती थी तो कोई दर्शक कुछ सोचता नहीं था। दिमाग कंट्रोल की यह भी एक पद्धति है, सिनेमा में बहुत ज्यादा है। जो लोग सोच रहे हैं कि सिनेमा में नहीं है, खाली टेलीविजन में है, नहीं, सबसे ज्यादा है सिनेमा में। दिमागी कंट्रोल का तरीका हर मीडियम में अलग अलग है। हमने कभी सोचा ही नहीं है इस बात को कि दिमागी नियंत्रण के तरीके क्या क्या हैं, हम उन्हें खोलना ही नहीं चाहते। मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूं कि दिमागी नियंत्रण को आप कैसे व्यवहार में लाएं और उसे ठीक करें। मसलन आप कोई चीज टेलीविजन में देखते हैं और आप देख के खुश हो जाते हैं, आज तो बस बहुत अच्छा हुआ जी, रवीश कुमार ने बहुत शानदार, तो डिस्कशन शेष। रवीश कुमार ने जो कहा है, क्या उसे आपने 10 दोस्तों से, 5 दोस्तों से, 2 दोस्तों से डिस्कस किया? नहीं। तो टेलीविजन कम्युनिकेशन बदलेगा कैसे? टेलीविजन कम्युनिकेशन का वन वे फ्लो टूटेगा कैसे? वो प्रोग्राम पेश किया जा रहा था, आप आपस में बातचीत कर रहे थे, घर में जो 4 लोग बैठे हुए हैं, स्थिति क्या होती है? हम ये कहते हैं चुप रहो, जरा देख लेने दो, पहले बात बाद में करेंगे। नहीं, ये जो चीज है ये आपके सीधे डायरेक्ट अंतर्मन में जाती है, और ये अंतर्मन में जाके क्या गुल खिलाएगी आपको नहीं मालूम। इसके मनोविज्ञान का, इसके माध्यम अंदर जाके क्या करता है, इसकी हरकतों का ये अंतर्मन को कैसे रौंदता है और बदलता है, इसका बीबीसी लंदन, कनाडियन न्यूज कॉर्पोरेशन, मैक्सिको न्यूज कॉर्पोरेशन, दुनिया भर के तमाम बड़े माध्यमों ने 1950 से लेकर आज तक बड़े बड़े अनुसंधान किए। जब टेलीविजन आया ही आया था, बड़े बड़े अनुसंधान किए कि टेलीविजन कैसे दिमाग को नियंत्रित करता है और कैसे बदलता है और कहां जाता है, उसका जो माल है जो हम संप्रसारित करते हैं वो दिमाग में कहां जाता है। सारी रिसर्च इस बात को पुष्ट करती है कि टेलीविजन से जो प्रसारित सामग्री है वो आपके सीधे अंतर्मन में जाती है और फिर वो आपको एक्टिवेट करती है। ये जो घर घर में जो है, ये जो राष्ट्रवादी महिलाएं पैदा हुई हैं बिना पॉलिटिक्स पढ़े, बिना अखबार पढ़े, ये उसका क्लासिक नमूना है। क्योंकि वो कौन सी चीज कंज्यूम कर रही है? वो टेलीविजन की न्यूज देख रही है और टेलीविजन की न्यूज से प्रभावित हो रही है और बता रही है, और उसका कहना है कि मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और तुम लोग जो बोलते हो वो गलत बोलते हो। दिमाग को पहले सचेत दिमाग को निष्क्रिय करो, सजेस्टिव दिमाग को प्रस्तुत करो और सीधे अंतर्मन में प्रवेश करो। कभी बच्चों को देखा है मचलते हुए आपने? नहीं देखा। बच्चे जब सीरियल देखते हैं तो आप देखिए, बच्चे आप उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, और जब आप उन्हें अकेला छोड़ देते हैं तो वे बच्चे सीरियल से प्रभावित होते हैं।
बच्चे सीरियल से प्रभावित न हो, इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को कभी आप अकेले न छोड़ें, आप उनके साथ बैठें और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उनसे बोलते रहें, जिससे कि वो डाइवर्ट होते रहें। लेकिन आप करते क्या, अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को टीवी के आगे बिठाए और चले गए कि बच्चा शांत है। शांत नहीं है, आपने उसको सीधे टेलीविजन के ग्रिप में जाने के लिए छोड़ दिया, आवश्यक है वो जाने के लिए। कौन सी चीज एक्टिव करता है वो टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन को लेकर ज्यादा चिंताएं हैं यहां लोगों की। जितने भी टेलीविजन के विज्ञापन हैं उनके इफेक्ट के बारे में सब लोग एक मत है कि टेलीविजन के विज्ञापन का इफेक्ट होता है। लोग इस बारे में भी एक मत हैं कि टेलीविजन की जो न्यूज है उनका भी इफेक्ट होता है। हमारे यहां तो खैर मोदी हैं और तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में टेलीविजन इन जनरल जो उसकी नेचर है, उस नेचर को अगर हम नहीं जानेंगे, उसकी आइडियोलॉजिकल भूमिका उसे अगर हम नहीं जानेंगे और खाली अंतर्वस्तु के विश्लेषण को देखेंगे कि उसका कंटेंट क्या है, टेलीविजन में कंटेंट सेकेंडरी है। उसकी टेक्नोलॉजिकल भूमिका प्राथमिक है और महत्वपूर्ण है। आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में, आपने कभी सोचा कि ये पॉपकॉर्न इतना पॉपुलर कैसे हो गया? ये पॉपकॉर्न जितना पॉपुलर है, कोको कोला जितना ही पॉपुलर है, नरेंद्र मोदी भी उतना ही पॉपुलर है। क्योंकि पॉपकॉर्न को पॉपुलर करने की जो टेक्निक, दिमागी नियंत्रण की जो टेक्निक पॉपकॉर्न ने अपनाई, कोको कोला को पॉपुलर करने की जो टेक्निक कोको कोला ने अपनाई, नरेंद्र मोदी ने भी अपने को पॉपुलर करने की वही टेक्निक अपनाई। फेमस नारा था अमेरिका में, जिससे सारी दुनिया के लोग प्रभावित हुए और सारी दुनिया की विज्ञापन कंपनियां प्रभावित हुई। क्या विज्ञापन था? हंग्री ईट पॉपकॉर्न। बस वन लाइन। टेलीविजन के विज्ञापन कौन सी चीज को आपको एड्रेस करते हैं? ठंडा मतलब ये यहां की लाइन नहीं है, वो बाहर की लाइन है, यहां तो नकल की है हम लोगों ने। रिजल्ट क्या बताते हैं? रिजल्ट ये बताते हैं कि अचानक इनकी डिमांड बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। कहने का मतलब यह कि टेलीविजन से या रेडियो से या आपके विज्ञापनों से जो चीज प्रसारित होती है उसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका अंतर्मन, कि आपके अंतर्मन में कैसे चीजें डाली जाएं। वह है लाइब्रेरी जहां के आप छुपाए रखते हैं चीजें, जहां से कि निकल के चीजें बाद में काम करती हैं। उस अंतर्मन में कैसे हस्तक्षेप किया जाए, और ये जो हस्तक्षेप है, ये हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कभी इस अंतर्मन में चल रहे जो हमले हैं, अंतर्मन की जो क्रियाएं हैं, उनके जो असर हैं, इन पर कभी बात। मैं लौट के आया हूं मथुरा 35 साल बाद। इस 35 साल में मेरे वे तमाम दोस्त बदल गए जो कल तक वामपंथी थे। मैक्सिमम दोस्त बदल गए, वे सब आरएसएस करने लगे कि आरएसएस सबसे अच्छा संगठन है। यह भाषा मैंने उनके मुंह से कभी पहले नहीं सुनी। कोई चीज तो बदली है। आप एक आदमी से बात करके देखिए,
आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी को भी कि आरएसएस कैसा संगठन है। दिमागी गुलामी के दायरे में जब एक बार आदमी कैद होगा तो फिर उसको जो चीज खिलाई जाएगी, हंग्री ईट पॉपकॉर्न और यहां हंग्री ईट आरएसएस, हंग्री ईट मोदी। किसी से भी बात करिए, सब कहते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। पूरा तहस नहस हो गया, धंधा चला गया, दुकान बंद हो गई, कोई बिजनेस नहीं है, तब भी वो कह रहा है कि अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी चीज आइडियोलॉजिकली हमारे इर्द गिर्द विकसित हुई है, जिसकी कि हमने कभी मीमांसा नहीं की है। मेरा मानना यह है कि इस दिमागी गुलामी की परतों को, इसके कैंपेन के रूपों को डिस्कस किया जाना चाहिए, लेंथ में डिस्कस किया जाना चाहिए, हर लेवल पर डिस्कस किया जाना चाहिए। टेलीविजन के नेटवर्क को, उसको तब तक आप तोड़ नहीं सकते जब तक कि वहां जो प्रसारित किया जा रहा है उस पर संवाद न करें। हमने ये मान लिया कि हमें संवाद नहीं करना है, हमने ये मान लिया कि हमें लिखना नहीं है। कल रवीश ने बोल दिया वो काफी है, हम उसे शेयर कर देंगे, हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे, हम उसे देखने के लिए बढ़ा देंगे। तो आप में और साइबर सेल के लोगों में फर्क क्या है? लोग भी यही करते हैं कि हम फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड की कल्चर गुलाम की कल्चर है, यह आत्मनिर्भर नागरिक की कल्चर नहीं है। आप कोई भी प्रोग्राम देखिए, फॉरवर्ड मत कीजिए, आप उस पर लिखिए, आप उस पर संवाद कीजिए, आप उस पर आलोचना कीजिए। आप किसी भी प्रोग्राम पर आलोचना संवाद नहीं कर रहे, सो वन वे फ्लो बना हुआ है, एक तरफा जो है प्रवाह बना हुआ है खबरों का और सूचनाओं का। सही क्या है गलत क्या है हम जानते ही नहीं है, क्योंकि हमने सोचना ही बंद कर दिया है। तो यही तो वो चाहते हैं, आपके अंतर्मन में यही तो वो चाहते हैं कि आप सोचें नहीं। दिमागी गुलामी का सबसे बड़ा रण क्षेत्र समाज नहीं, आपका अंतर्मन है। उन्होंने आपके अंतर्मन को एकदम ध्वस्त कर दिया है, आप सचेत रूप से नहीं सोचते। और आप क्या सोचने लगे? अरे यार कोई भी हो, सब एक जैसे होते हैं, कौन नृप हो हमें कहानी नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। मैं कल फिर इस दिमागी गुलामी के दूसरे एस्पेक्ट जो इसके मीडिया और दूसरी चीजों से जुड़े हुए हैं, इन पर बात करूंगा आपसे। आप लोगों ने इतनी देर सुना, बातचीत की, आप अपनी टिप्पणियां भी लिख सकते हैं इस पर, मेरे लिए बड़ी मदद मिलेगी इससे। क्योंकि मेरी प्लानिंग नहीं थी कि मैं वीडियो के जरिए बातचीत करूं, ये फेसबुक लाइव के जरिए बातचीत करूं, मेरी प्लानिंग दूसरी थी। लेकिन जिस तरह का दबाव मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। मैं इस थीम को अभी कुछ दिन चलाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, बहुत गंभीर इशू हैं जिन पर हमने बात नहीं की है, अभी भी हम बात नहीं कर रहे। आप लोग भी सोचिए कि दिमागी गुलामी के कौन से लेयर हैं जिनसे कि आप ग्रस्त हैं। आप क्यों क्रिटिकली सोच नहीं पाते? आप क्यों क्रिटिकली दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाते? दूसरे क्यों क्रिटिकली सोच नहीं पाते? वे कौन से कारण हो सकते हैं जिसने कि हमारी इस आलोचनात्मक बुद्धि को अपहृत कर लिया है? एक ही चीज है, संविधान है, बोलने का अधिकार भी है, न्यायालय है, सब कुछ है, लेकिन आलोचनात्मक विवेक गायब हो चुका है ऊपर से नीचे तक। चीफ जस्टिस से लेके प्रधानमंत्री तक, और प्रधानमंत्री से लेके एक सामान्य विधायक और पंचायत के सरपंच तक, चारों तरफ एकदम मुर्दनी छाई हुई है। आलोचनात्मक विवेक एक सिरे से गायब हो चुका है। मेरी चिंता की चीज यह है कि यह आलोचनात्मक विवेक अगर गायब हो जाएगा पूरी तरह से, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। संविधान रहेगा, संसद रहेगी, इलेक्टेड प्रतिनिधि रहेंगे, सब कुछ रहेगा, हम भी रहेंगे, नागरिक रहेंगे, लेकिन
आलोचनात्मक विवेक नहीं होगा तो हम कैसे होंगे? हम एकदम पशु होंगे, सिर्फ खाएंगे और कमाएंगे, हमें किसी से क्या लेना देना। पशु भी यही करता है, पशु भी यही करता है, हम भी वही करेंगे। लगातार यह कोशिश हो रही है कि हम वही करें कि खाएं कमाएं, आपको क्या लेना देना देश में क्या हो रहा है? आप क्यों इतना दिमाग गर्म करते हैं हमारा सबका? आप क्यों इतना लिखते हैं? आप क्यों इतना बोलते हैं? लोकतंत्र इस खाने कमाने के, ये खाने कमाने के काम तो पशु के भी हैं। मनुष्य के सारे वे काम पर पशु भी करता है जो मनुष्य करता है। सिर्फ एक काम मनुष्य अलग से करता है जो पशु नहीं करता। पशु सोच के अपनी स्थिति बदल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य में यह क्षमता है कि वह बदल सकता है, वह सोच सकता है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो दिमागी गुलामी शुरू की गई है, जिसके कि हम कैद में जा चुके हैं, इस दिमागी गुलामी ने हमें अपनी स्थितियों को लेकर सोचने और बदलने की जो हमारे पास में तेवर थे, हुनर था, दृष्टिकोण था, इससे वंचित कर दिया है। और यह चीज मेरी चिंता की है। सरकार कोई आए या जाए, मोदी प्रधानमंत्री रहें या आने वाले 50 साल तक रहें, मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे हिंदुस्तान के नागरिक में एक आलोचनात्मक विवेक चाहिए। मुझे हिंदुस्तान की संसद में आलोचनात्मक विवेक चाहिए। और यह आलोचनात्मक विवेक के लिए सबसे बड़ा खतरा है यह जो दिमागी गुलामी है, और इसका जो पूरा का पूरा फ्लो चल रहा है, जो नेटवर्क डेवलप हुआ है, उससे जुड़े हुए जो वैचारिक प्रश्न हैं, उन पर सोचने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।